जय हिंद साथियों। सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो हमारी संसद है उसका एक महत्वपूर्ण सदन लोकसभा है उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे उसका चुनाव कैसे होता है, उसकी समय अवधि कितनी होती है और उसकी संरचना के बारे में। ठीक है साथियों, तो शुरुआत करते हैं। लोकसभा साथियों, लोकसभा को निम्न सदन, जनता का सदन, जनप्रतिनिधि सभा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना है, निम्न सदन बोला जाता है, जनता का सदन भी बोला जाता है और जनप्रतिनिधि सभा भी लोकसभा को बोला जाता है। राज्यसभा को जहां उच्च सदन बोला जाता था, लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। कंपैरेटिव स्टडी आप जरूर करिए, वही बच्चा या स्टूडेंट सेलेक्ट होता है जो क्रिटिकल थिंकिंग के साथ पढ़ाई करता है और कंपैरेटिव स्टडी करता है, तुलनात्मक अध्ययन करता है। उसकी समझ और उसकी चीज़ों को याद रखने की जो ताकत होती है वो अन्य स्टूडेंट्स की तुलना में ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, मतलब लोकसभा में जो सदस्य चुने जाएंगे उनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, जनता वोट डालकर उन्हें चुनती है, जबकि राज्यसभा में एमएलए वोट डालकर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते थे। ठीक है, ध्यान रखना है साथियों, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता लोकसभा के सदस्यों को चुनती है। आर्टिकल 21 भारतीय संविधान का लोकसभा की संरचना से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखना है, जहां आर्टिकल 80 है वो राज्यसभा की संरचना से संबंधित है, वहीं आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना से संबंधित है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन्हें जरूर आप याद रखिए। फिर देखिए साथियों, लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य संख्या, यानी कि लोकसभा के जो मैक्सिमम नंबर है वो 552 हो सकता है। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, और जिनमें से इन 552 में से 530 जो सदस्य होंगे वो राज्यों से निर्वाचित होंगे। ठीक है, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होंगे। ठीक है, और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से राष्ट्रपति जी द्वारा नामित किए जाते थे। ठीक है साथियों, ये प्रोविजन अब खत्म कर दिया गया है, इसको मैं बता रहा हूं आपको। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस प्रोविजन को समाप्त कर दिया गया है। मतलब अब ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति जी नॉमिनेट करेंगे, नामित करेंगे लोकसभा में। तो अब लोकसभा में जो सदस्य जाएंगे वो या तो राज्यों से जाएंगे या जाएंगे आपके केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण है। 104 जो संविधान संशोधन हुआ है 104वां, उसने हमारी लोकसभा की जो संरचना है उसको बदल दिया है। ठीक है, इसके रिलेटिव या इस संशोधन से क्या संरचना पर प्रभाव पड़ा है उसको समझना जरूरी है, एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब आप खुद देखिए साथियों, जब ये प्रोविजन समाप्त कर दिया गया है तो लोकसभा की जो अधिकतम प्रभावी संख्या है, यानी कि जो इस प्रोविजन को लागू होने के बाद जो मैक्सिमम नंबर है लोकसभा का वो 2 घट जाएगा और उसकी संख्या 550 हो जाएगी। ठीक है, जिसे मैंने लिखा है साथियों, ये मैक्सिमम नंबर है वर्तमान समय में 550, लेकिन वास्तविक जो संख्या है लोकसभा सदस्यों की वो इतनी नहीं है, वो 543 है। और ये 7 मेंबर्स क्यों कम है, किस वजह से कम है, इसको मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं साथियों। ये 543 जो मेंबर्स हैं इनमें से 530 सदस्य राज्यों से आ रहे हैं और 13 जो मेंबर्स हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से आ रहे हैं। मतलब जो राज्यों का कोटा है, राज्यों से, सभी राज्यों से जो लोकसभा के लिए 530 सीटें अलॉट थी वो पूरी की पूरी भरी हुई हैं वर्तमान समय में भी, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश से ये सीटें 20 की होनी चाहिए, 20 मैक्सिमम 20 होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में कितनी है, ये 13 हैं। यानी कि अगर लोकसभा में हम इसी सदस्य संख्या को 550 को ही पूरा करें, जो 1971 की जनगणना के आधार पर जो लोकसभा का आकार है, तो सदस्यों की संख्या अब केंद्र शासित प्रदेश से बढ़ाई जानी संभव है, राज्यों
से सैचुरेशन हो चुका है, राज्यों से लोकसभा सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती है, और केंद्र शासित प्रदेशों से भी इस संख्या को 7 बढ़ाया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण जो पॉइंट बता रहा हूं साथियों, ये यूपीपीसीएस में एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि लोकसभा में जो सदस्य संख्या मैक्सिमम कितनी है, वर्तमान में कितनी है, और मैक्सिमम में स्टेट का कोटा कितना है, यूनियन टेरिटरीज का कोटा कितना है, और जो वास्तविक संख्या है वहां से उसमें स्टेट से कितने लोग पहुंच रहे हैं, पहुंच चुके हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने लोग गए हैं। ठीक है, तो ये 13 और 20 का आंकड़ा आपको ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। जो लोकसभा की चुनावी प्रणाली है साथी, उसको हम डिस्कस करते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। यहां मैंने बताया कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता डायरेक्ट वोट डालकर अपने लोकसभा सदस्य या अपने क्षेत्र के सांसद का चुनाव करती है, लोकसभा सांसद का चुनाव करती है। ठीक है, और ये कैसे होता है इसे समझते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव कराने के लिए सभी राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है या बांटा जाता है। इसे समझिए साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में लोकसभा से 80 सीटें अलॉट हैं। ठीक है, अब जैसे आगरा एक लोकसभा क्षेत्र है, कानपुर में 3 लोकसभा क्षेत्र हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। हाथरस एक अलग लोकसभा क्षेत्र है, बुलंदशहर एक अलग लोकसभा क्षेत्र है। इन लोकसभा क्षेत्रों को ही हम प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के नाम से जानते हैं, और ये इनकी संख्या हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 80 है। ठीक है साथियों, ऐसे आपको समझ लेना है कि एक स्टेट है, उसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, और उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाले वोटर्स, ठीक है, वोट डालकर अपने लोकसभा सांसद का चुनाव करते हैं। ठीक है, अब एक इस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में जब बांटा जाता है किसी स्टेट को, तो उसके लिए 2 ये नियम या 2 सिद्धांतों को मानना बाध्यकारी होता है, या इनके आधार पर ये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं। ठीक है साथियों, सबसे पहला तो ये ध्यान रखिएगा, एक ये रेशियो है कि उस राज्य की जनसंख्या, उसके बाद उस राज्य की जनसंख्या को अगर हम उस राज्य से जितनी सीटें अलॉट हुई हैं उससे अगर हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो एक रेशियो निकल के आएगा। ठीक है, और ये रेशियो सभी राज्यों में कमोबेश समान होना चाहिए। इस परिकल्पना के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का गठन किया जाता है। मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं साथियों, जैसे उत्तर प्रदेश की जो जनगणना है 1971 में, 1971 को ही आधार मानकर अभी सीटें लोकसभा में अलॉट हैं। ठीक है साथियों, तो जैसे 1971 में मान लीजिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, चूंकि मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, वो 18 करोड़ थी, तो ये 18 करोड़ हमने, सॉरी 18 करोड़ तो ज़्यादा हो जाएगी, 10 करोड़ हम मानते हैं, और उस समय और अभी वर्तमान में यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, ये जो रेशियो निकल के आएगा, ठीक है, 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 80, ये रेशियो सब राज्यों में कमोबेश समान होगा। ठीक है, और इसी के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को बांटा जाता है। एक स्टेट को ऑटोमेटिकली इसके आधार पर जिस राज्य में जितनी ज्यादा जनसंख्या होती है उसी के अनुपात में वहां से सीटें आरक्षित हो जाती हैं, या उतनी सीटें उस राज्य को लोकसभा के लिए अलॉट हो जाती हैं। ठीक है, एक और सिद्धांत है साथियों कि जो एक आपका निर्वाचन क्षेत्र है उसकी जनसंख्या और उसके बाद लोकसभा की जो सीटें हैं उस राज्य से, ठीक है, जैसे कि आगरा एक निर्वाचन क्षेत्र है, उसकी जनसंख्या हमने मान लीजिए कोई उसकी जनसंख्या होगी, ठीक है, 1971 के आधार पर, और उसके बाद लोकसभा की सीटें 80 हैं। ठीक है, तो ये रेशियो उस पूरे राज्य में कमोबेश समान रहना चाहिए। इन दोनों नियमों के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है।
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करते समय राज्यों के बीच भी एक साम्यता, एक रूपता स्थापित की जाती है। इसके अलावा एक राज्य के अंदर जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्र होते हैं उनके मध्य भी एक रूपता स्थापित की जाती है, ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक राज्य में जो सांसद है वो तो 16 लाख की आबादी पर चुना जा रहा है और दूसरी लोकसभा उसी राज्य में 10 लाख की आबादी पर चुनी जा रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है साथियों, दोनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ये रेशियो एक अलग अलग स्टेटों में बराबर रखना है और एक स्टेट के अंदर बराबर रखना है। हम रेशियो की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है। ये दोनों पॉइंट के आधार पर ही प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में का निर्धारण किया जाता है और किस राज्य में कितने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र या लोकसभा की सीटें होंगी वो तय होती हैं। ठीक है साथियों, और वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है जनगणना जनसंख्या अंतिम जनगणना को माना जाएगा, मतलब अंतिम जो जनगणना हुई होगी उस जनगणना के आंकड़े लिए जाएंगे। लेकिन वर्तमान में साथियों 1971 के ही आंकड़े चल रहे हैं। 2000 के आसपास 84वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे 2026 तक बढ़ा दिया गया। मतलब ये जो प्रादेशिक क्षेत्रों का निर्धारण हो रहा है वर्तमान में, ये 1971 की जनसंख्या के आधार पर हो रहा है। ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है और 2026 में परिसीमन होने वाला है साथियों। एक हमारी संसदीय प्रणाली या लोकसभा के आकार के नजरिए से 2026 एक निर्णायक वर्ष होने वाला है। हमारे भारत की राजनीति की दशा और दिशा तय करने वाला वर्ष होने वाला है 2026। निश्चित तौर पर जनसंख्या बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों को इसका फायदा होने वाला है। यहां से लोकसभा की जो सीटें हैं वो बढ़ेंगी। ऐसी संभावना बताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश से अब लोकसभा की सीटें लगभग 120 के आसपास हो जाएंगी। तो चीजें याद रखनी है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र कैसे निर्धारित किया जाता है, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब तक हम जो जनसंख्या है वो 1971 की जनगणना के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का गठन कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। 2026 में परिसीमन होने वाला है, ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों। एक चीज और ध्यान रखना है कि लोकसभा में सीटें आरक्षित की जाती हैं। ठीक है, एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को लोकसभा में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रोविजन है ये। एससी और एसटी कम्युनिटी को, समुदायों को लोकसभा में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है और इस आरक्षण से संबंधित जो अनुच्छेद है वो आर्टिकल 330 है, आर्टिकल 330 है। आर्टिकल 330 ये कहता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लोकसभा में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। जनसंख्या के अनुपात का मतलब साथियों ये है कि अगर मान लीजिए हमारे देश में एससी की पॉपुलेशन 15% है या 16% में मानता हूं, एग्जैक्ट डाटा ले रहा हूं, और एसटी की पॉपुलेशन 7.5% है। ठीक है, तो लोकसभा में 16% जो सीटें होंगी, मतलब 543 का जो 16% होगा वो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित होगा और लोकसभा की 7.5% सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी। इस नियम को हम जनसंख्या के अनुपात में, आरक्षण का नियम या जनसंख्या के अनुपात में सीटें एससी और एसटी को अलॉटमेंट की गई हैं, उनके लिए आरक्षित रखी गई हैं। ध्यान रखना है कि एससी और एसटी के लिए कुल 131 सीटें लोकसभा में आरक्षित हैं, जिसमें एससी के लिए 84 हैं और एसटी के लिए 47 है। जनगणना में जो इनका प्रतिनिधित्व है, जितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है उतनी ही प्रतिशत हिस्सेदारी लोकसभा में भी इन्हें दी गई है। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रोविजन है। आर्टिकल 330 याद रखिए, एग्जैक्ट नंबर याद रखिए, दोनों के लिए 131, एससी के लिए 84 है और एसटी के लिए 47 है। और ये प्रोविजन इसलिए किया गया था साथियों कि हमारा एससी और एसटी जो कम्युनिटीज हैं, ये इनको मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, इनकी
इनके समाज में एक ट्रू लीडरशिप पैदा की जा सके, एक वास्तविक नेतृत्व उभारा जा सके जो इनके मुद्दों को पूरी मजबूती के साथ रख सके, इनके पक्ष में नीतियां बनवा सके, ताकि ये समाज मुख्य धारा से जुड़ सके और देश के विकास में और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका सुनिश्चित कर सके। एक और प्रोविजन मैं आपको इसी में बताता हूं, कुछ कन्फ्यूजन भी लोगों को रहता है या जानबूझ के ये कन्फ्यूजन फैलाया जाता है। साथियों, ये जो प्रोविजन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये प्रोविजन इस रूप में था कि 10 वर्षों बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। इस रिजर्वेशन की 10 वर्षों बाद समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के बाद यह तय किया जाएगा कि इसको फर्दर कंटिन्यू करना है कि फर्दर कंटिन्यू नहीं करना है। अगर 10 वर्षों में इसने अपने गोल को अचीव कर लिया तो हम इसको ब्रेक भी दे सकते हैं। जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया था कि एससी और एसटी कम्युनिटी में एक ट्रू लीडरशिप पैदा अगर हो गई 10 वर्षों में, तो हम इसको खत्म भी कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ, ट्रू लीडरशिप पैदा नहीं हुई, तो हम इस प्रोविजन को भविष्य के लिए भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आज तक ये प्रोविजन जारी है क्योंकि अभी हमारे एससी एसटी समुदाय, दोनों समुदायों में एक वास्तविक नेतृत्व की जरूरत है और अभी भी जो संविधान ने उनके नेतृत्व के विषय में जो परिकल्पना की थी वो अभी पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए ये कंटिन्यू है, हर 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा होती है और इसको कंटिन्यू कर दिया जाता है। समीक्षा का मतलब ध्यान रखिए खत्म करना नहीं था। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की हम समय अवधि के बारे में देखते हैं। सामान्यतः लोकसभा की समय अवधि 5 वर्ष होती है। ठीक है, लोकसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा की मान लीजिए पहली बैठक हुई। इस पहली बैठक से अगले 5 वर्ष तक, ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल होता है सामान्यतः। ठीक है, लेकिन चूंकि साथियों हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया है और संसदीय प्रणाली में राजनीतिक अस्थिरता एक समस्या के तौर पर रहती है। जब तक सरकार को लोकसभा में बहुमत है तब तक सरकार चलती रहती है, अन्यथा बहुमत खत्म तो राष्ट्रपति किसी भी समय लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एक क्लियर मेजॉरिटी वाला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश करता है तो राष्ट्रपति उस स्थिति में भी लोकसभा को विघटित कर देते हैं। ध्यान रखना है दोनों प्रोविजन, कोई फिक्स टेन्योर नहीं है लोकसभा का। राज्यसभा में जहां सदस्यों का कार्यकाल फिक्स होता है, निर्धारित होता है 6 वर्ष। ठीक है, यहाँ कोई फिक्स नहीं है। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने ये सोचा कि जैसे जैसे हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आगे बढ़ते चले जाएंगे, इस समस्या को हम खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे। जैसे हमारी जनता की जागरूकता मजबूत होती चली जाएगी, ये समस्या, राजनीतिक अस्थिरता की समस्या खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी और काफ़ी हद तक हम इसमें आगे बढ़े हैं। पिछले 15 साल से या पिछले 25 साल से कभी ऐसा समय नहीं आया है कि लोकसभा समय से पहले विघटित हुई हो। ठीक है, और आपातकाल में ध्यान रखना है साथियों, एक बार में 1 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है और ये कई बार बढ़ाया जा सकता है। ये तीनों पॉइंट आप ध्यान रखिए लोकसभा की अवधि से संबंधित। अर्हताएं देखिए, योग्यताएं क्या क्या हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, यही राज्यसभा के लिए भी है। 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम कितनी उम्र चाहिए? 25 साल। ठीक है साथियों, और राज्यसभा के लिए ध्यान रखना है ये 30 वर्ष है। ठीक है, मैं बताना भूल गया था, इसको आप याद रखिए। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बहुत बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको डिटेल में समझाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एंटी डिफेक्शन लॉ को पढ़ेंगे पूरे अच्छी तरीके से। जय हिंद साथियों।